मेरा नाम है अली इमरान। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन। हेलो दोस्तों, H2 here। फयाज इमरान के जाने के बाद कुर्सी से उठा और ढीले कदमों चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गो इमरान के हरकत में आ जाने की वजह से उसे कदर इत्मीनान तो हो गया था, लेकिन शर्मिंदगी और नदामत के एहसास की वजह से उसके कंधे सिकुड़े हुए थे, चेहरा लटका हुआ था और नजरें नीची थीं। बहरहाल वो अपने आप को कसूरवार ही समझ रहा था। दफ्तर से बाहर निकलकर वो इस तरफ को बढ़ गया जिधर सरकारी जीपें खड़ी रहती थीं। वो अब घर जाना चाहता था क्योंकि अब वो बुरी तरह थक चुका था। चंद लम्हों बाद उसकी जीप हेडक्वार्टर से निकली और तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसका जहन और जिस्म बुरी तरह थका हुआ था, इसलिए अपने घर जाने के लिए तवील रास्ता अख्तियार करने के बजाय उसने ऑफिसर्स कॉलोनी के दरमियान से होकर गुजरने का फैसला किया। इस तरफ काफ़ी फासला कम हो जाता था। वो आमतौर पर इस तरफ से इसलिए ना गुजरता था क्योंकि यहाँ हाई ग्रेड ऑफिसर्स रहते थे और प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें सलाम करना पड़ता था, लेकिन इस वक्त उसे किसी प्रोटोकॉल की कोई परवाह ना थी, इसलिए वो बगैर किसी को सलाम किए बस जीप दौड़ाता आगे बढ़ता जा रहा था। फिर जैसे ही उसने एक मोड़ पर जीप को टर्न दिया, उसकी नज़रें सामने से आती हुई एक कार पर पड़ी। कार तेज़ी से उसकी जीप के करीब से निकलती चली गई और फयाज की जीप आगे निकल गई, लेकिन फयाज के जहन में इस कार के अंदर पिछली नशिस्त पर बैठी हुई गैर मुल्की औरत को देखकर झुमाका सा हुआ और बेख्तियार उसका पैर ब्रेक पैडल पर पड़ गया। जीप एक झटके से रुकने लगी। फयाज ने पैर हटाकर पूरी कुव्वत से स्टीयरिंग काट कर जीप को मोड़ा। ये टर्न इस कदर तेजी से हुआ था कि जीप के टायर सड़क पर घूमते हुए चीख उठे, लेकिन फयाज ने उसके एहतजाज की कोई परवाह न की। जीप को मोड़कर तेजी से कार के पीछे दौड़ाने लगा, जो मोड़ से घूमकर उसकी नजरों से गायब हो चुकी थी। वो जब मोड़ से घूमकर दोबारा सीधा हुआ तो दूर तक जाती हुई सड़क साफ पड़ी थी। कार गायब हो चुकी थी। इस सड़क के दोनों तरफ में सिर्फ कोठियों के फाटक थे, इसलिए यही समझा जा सकता था कि कार किसी कोठी के फाटक में मुड़ गई है, वरना इतनी देर में तो किसी सूरत भी कार इस सड़क को क्रॉस करके काफ़ी दूर मौजूद अगले चौक से ना मुड़ सकती थी। फयाज जीप को आगे बढ़ाए लिए गया, साथ साथ वो तेजी से गर्दन घुमाकर दाएं बाएं दोनों तरफ की कोठियों के गेट भी चेक करता जा रहा था, लेकिन जरा सा आगे बढ़ते ही उसे एक कोठी के खुले गेट के अंदर सामने पोर्च में वो ही कार खड़ी नजर आ गई। जीप चूंकि इस गेट से आगे निकल चुकी थी, इसलिए फयाज ने तेजी से ब्रेक लगाए और फिर बड़ी फुर्ती से रिवर्स गियर लगाकर उसने एक्सीलेटर दबा दिया। जीप तेजी से पीछे हटती गई और फिर जब वो खुले फाटक को क्रॉस करती पीछे हट गई तो फयाज ने गियर बदला और दूसरे लम्हे उसकी जीप घूमकर कोठी के गेट के अंदर दाखिल हो गई। इस कार के अकब में रुकी, फयाज ने इंजन बंद किया और उछलकर जीप से नीचे उतराया। इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर तो उसकी हालत पहले की तरह ख़राब दिखाई दे रही थी, लेकिन अपने अंदाज से वो बेहद चुस्त और तेज़ महसूस हो रहा था। पोर्च के आगे बरामदा खाली पड़ा था और वो तेज़ी से आगे बढ़ा ही था कि राहदारी में से एक मुलाजम नुमा आदमी नमदार हुआ। जी साहब फरमाइए, इस मुलाजम ने हैरत से फयाज को देखते हुए कहा। ये किसकी कोठी है? सुनो, मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट फयाज हूँ, इसलिए सही जवाब देना। फयाज ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ओ जनाब, ये कोठी डिप्टी सेक्रेटरी मवासलात अजीज़ खान साहब की है, वो भी मदाम के साथ तशरीफ़ लाए हैं। मैं इतला करूँ उन्हें आपकी आमद की? मुलाजम ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। और डिप्टी सेक्रेटरी मवासलात का नाम सुनकर फयाज के फैले हुए कंधे एक बार फिर सिकुड़ गए। जाहिर है डिप्टी सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा ओहदा था और सुपरिटेंडेंट फयाज बावजूद बाख्तियार होने के सिर्फ शक की बिना पर उससे पूछताछ तो ना कर सकता था। ये मदाम कौन है? क्या नाम है इनका? फयाज ने कहा। जनाब, नाम का तो मुझे इल्म नहीं है, इक्रीमियन है और अरबपति बेवा हैं। यहाँ सियाहत पर आई थी कि साहब से मुलाकात हो गई। वैसे वो रात को वापस जा रही हैं और साहब भी इनके साथ जा रहे हैं। मुलाजम ने जवाब दिया। साथ जा रहे हैं? क्यों? फयाज ने बुरी तरह चूकते हुए पूछा। कोई सरकारी दौरा ही हो सकता है जनाब, साहब जाते ही रहते हैं। मैं इतला दूँ साहब आपकी आमद की? मुलाजम ने एक बार फिर कहा। अरे नहीं शुक्रिया, फिर कभी सही, फयाज ने जवाब दिया और तेज़ी से मुड़कर वापस अपनी जीप में आकर बैठ गया।
और जीप को मोड़कर वो कोठी के गेट से निकला और एक बार फिर पहले वाले रास्ते पर चल पड़ा। उसे दरअसल कार में बैठी हुई इस बूढ़ी गैर मुल्की औरत को देखकर एक ख्याल आया था कि कहीं ये भी इन बैनुल-अक़वामी मुजरमों की साथी ना हो, क्योंकि उसने इसकी तस्वीर मिस कॉस्टर के पास देखी थी। मिस कॉस्टर के पर्स में मौजूद थी ये तस्वीर और फयाज के पूछने पर मिस कॉस्टर टाल गई थी। गो इस वक्त तो उसने ख्याल ना किया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब उसने उसे देखा तो अचानक उसके जहन में यही ख्याल आया कि इस औरत को पकड़कर वो मुजरमों तक पहुंच सकता है ताकि फाइल वापस हासिल की जा सके। लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी मवासलात और अरबपति बेवा का सुनकर उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया था। जाहिर है किसी अरबपति बेवा सियाह को क्या जरूरत पड़ी है ऐसे चक्रों में पड़ने की, और अब उसे ख्याल आ रहा था कि ये बेवा भी लाजमन इस मिस कॉस्टर के पास किस्मत का हाल पूछने आती होगी और उसने अपना रौब जमाने के लिए उसका फोटो प्रेस में रख लिया होगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि इस जैसी अरबपति खातून भी उसके पास आती है। थोड़ी देर बाद उसकी कार अपनी कोठी के गेट में दाखिल हुई और उसने जीप पोर्च में जाकर रोकी और फिर नीचे उतर आया। उसी लम्हे उसका घरेलू मुलाजम दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और उसने बड़े मोदबाना अंदाज में फयाज को सलाम किया। बेगम कहाँ हैं? फयाज ने सख्त लहजे में पूछा। वो घरेलू मुलाजमीन से भी इंतहाई सख्त लहजे में बात करने का आदी था, इसलिए मुलाजिम भी उससे ज़्यादा बात ना करते थे। वो अभी बच्चों को लेकर बाजार गई हैं साहब, बच्चों की यूनिफॉर्म्स लेनी थी। पिछले कई दिनों से वो बेहद परेशान रही हैं, इसलिए यूनिफॉर्म ना ले सकी थी, मुलाजिम ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। और फयाज सर हिलाता हुआ दरवाज़ा खोलकर टीवी लाउंज में दाखिल हुआ और फिर वहाँ से वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में दाखिल होकर वो सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया और फिर जब वो बाथरूम से वापस आया तो नहाने और लिबास तब्दील करने की वजह से उस पर छाई हुई पहली सी खस्तगी और बेचारगी दूर हो चुकी थी। वो अब खासा फ्रेश लग रहा था। उसके जिस्म पर चूंकि बाथिंग गाउन था, इसलिए लिबास निकालने के लिए वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा ही था कि एक तरफ तपाई पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। ये किसका फ़ोन आ गया? फयाज ने चूक कर मुड़ते हुए कहा और फिर आगे बढ़कर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, फयाज स्पीकिंग। फयाज का लहजा गूंजदार था। मेहमान बोल रहा हूँ, मुझे सर सुल्तान की तरफ से पैगाम मिला था कि तुमने वजारत खारजा के रिकॉर्ड कीपर को बेहोश करके मुल्क की अहम तरीन फाइल चोरी की है और फिर गायब हो गए थे, और अभी हेडक्वार्टर से मुझे इतला दी गई है कि तुम वापस आ गए हो। क्या सर सुल्तान की रिपोर्ट दुरुस्त है? सर रहमान की इंतहाई सर्द आवाज सुनाई दी और फयाज का पूरा जिस्म पूरी तरह कांपने लगा। उसे सबसे ज़्यादा इसी बात का खौफ था कि वो सर रहमान का कैसे सामना करेगा, और वो अब तक अपने दिल को तसल्लियाँ देता रहा था कि इमरान जब फाइल बरामद करेगा तो फिर वो कुछ छोटी मोटी कहानी बनाकर सर रहमान को मुतमिन कर देगा। लेकिन अब वो क्या कहता? जी हाँ, दुरुस्त है जनाब। बेख्तियार उसकी ज़बान से अल्फाज फिसल कर बाहर आ गए। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुमने वाकई ऐसा किया है? मुल्क से गद्दारी की है और फिर अभी तक जिंदा भी हो? कहाँ है वो फाइल? सर रहमान ने इस कदर जोर से चीखते हुए कहा कि उनकी आवाज़ फट गई। सर मेरी बात सुने, मैंने गद्दारी नहीं की। मैंने तो एक बैनुल-अक़वामी मुजरम तंजीम को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया, लेकिन बदकिस्मती से मैं खुद फंस गया। यहाँ के अखबारात में एक एक्रीमी माहिर रूहानियात के इश्तिहारात शाये हुए, उसका नाम मिस कॉस्टर था, और मैंने सोचा कि अक्सर बैनुल-अक़वामी मुजरम ऐसे रूप धार कर आते हैं। चुनांचे मैं उसे टटोलने की घर से उसे मिला और जनाब मैंने उसे वहाँ से इससे असल बात गुलवाने के लिए ऐसी अदाकारी की कि मिस कॉस्टर मेरे सामने खुल जाए। उसने बताया कि वो एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी मुजरम तंजीम की रुकन है और वो यहाँ एक अहम फाइल के हसूल के लिए आए हैं, लेकिन चूंकि वो इस तंजीम के असल सरगनाओं को नहीं जानती थी, इसलिए मैंने सोचा इन असल सरगनाओं की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया जाए। अभी मैं इस तरीक़ेकार के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे एक दफ्तरी इंक्वायरी के सिलसिले में वजारत खारजा के रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड कीपर के पास जाना पड़ा। इत्तेफाक से उनकी मेज़ पर वही फाइल पड़ी हुई थी। सर मेरे जहन में फ़ौरन ही एक प्लान आ गया। वैसे तो रिकॉर्ड कीपर साहब वो फाइल मुझे ना देते, इसलिए मैंने उन्हें बेहोश करके वो फाइल वहाँ से ले आया और यहाँ अपने दफ्तर आकर मैंने इस फाइल के कागजात को अपने कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में रखा और उसके कवर में एक गैर अहम से कागजात रखकर मैंने मिस कॉस्टर को फ़ोन किया कि फ़ाइल में ले आया हूँ और वो मुझे अपने किसी सरगने से मिलाए। इस पर उसने मुझे फौरी तौर पर गोल्डन एयर नाइट क्लब के काउंटर पर पहुँचने के लिए कहा, जहाँ उसने बताया कि मेरी मुलाकात किसी मिस
पार्कर से होगी जो मुझे सरगने के पास ले जाएगी। चुनाचे मैं वहाँ पहुँचा तो वो गैर मुल्की मिस पार्कर मुझे अपने साथ क्लब के स्पेशल रूम में ले गई। वहाँ अचानक मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में कुर्सी पर बंधा बैठा था और वो मिस पार्कर अपने दोस्त साथियों के साथ मेरे सर पर सवार थी। उसका कहना था कि फ़ाइल जाली निकली है और वो मुझसे असल फ़ाइल के बारे में पूछ रही थी, लेकिन सर जाहिर है मैं असल फ़ाइल के कैसे उसे दे सकता था। मैंने इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने मुझ पर बेपनाह तशद्दुद किया। मेरे दोनों बाजू में उन्होंने खंजर घोंप दिए। मेरी उंगलियों के नाखून उगाड़े गए, मुझे कोड़े मारे गए। मैं इस खौफनाक तशद्दुद के दौरान बेहोश हो गया। वो फिर मुझे होश आया तो मैं शदीद ज़ख्मी हालत में उस कमरे में अकेला था। मैंने बड़ी जद्दोजहद करके अपने आप को रस्सियों से छुड़वाया। उसी लम्हे मुसल्लह आदमी उस कमरे में आए। मैंने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद सर उनका मुकाबला किया। वो तादाद में 2 थे, लेकिन मैंने उन्हें मार गिराया और फिर मैं उस कोठी से निकलकर सीधा अपने हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि वजारत दाखिला से फ़ोन आया था कि उसके 2 अफसर मेरे दफ्तर की तलाशी लेने आ रहे हैं और 2 आदमी आए। उन्होंने मेरे दफ्तर से वो कॉन्फिडेंशियल बॉक्स उठाया और सबके सामने चले गए। हो सकता है सर तशद्दुद के दौरान नींद बेहोशी के आलम में मैं लाशऊरी तौर पर मैंने उन्हें बता दिया हो कि असल फ़ाइल कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में है। बहरहाल वो फ़ाइल उस तरह दफ्तर से लेकर निकले कि उनके हाथों में पहुंच गई। मैं ज़ख्मी होने के बावजूद फौरी तौर पर हरकत में आ गया, मगर इन लोगों ने सब निशान मिटा दिए हैं। लेकिन मैं मुसलसल उनके ताक़ुब में हूँ सर। मैं घर सिर्फ लिबास बदलने अभी आया हूँ और अभी मैंने वापस जाना था क्योंकि मैंने उनकी एक साथी औरत को ट्रेस कर लिया है। वो बज़ाहिर एक अरब पति बेवा एग्रीमेंट स्याह खातून बनी हुई है। उसने अपने आप को छुपाने के लिए डिप्टी सेक्रेटरी मवासलात अजीज़ खान की कोठी में पनाह ले रखी है। मैं अभी उसकी कोठी में गया था और जब मैंने अजीज़ खान से अपना तारुफ कराया तो वो मुझे और सेंट्रल इंटेलिजेंस को गालियां देने लग गया। उसने आपको भी बेहद बुरा भला कहा। मुझे बेहद गुस्सा आया, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि मेरे पास खसूसी इजाज़तनामा मौजूद ना था ना। अब आप भी मुल्क में मौजूद ना थे कि आपसे फ़ोन पर इजाज़त ले लेता। इसलिए मैंने फैसला किया था कि घर आकर लिबास बदल कर मैं सीधा वजारत दाखिला जाऊंगा और वहाँ सेक्रेटरी साहब की मिन्नत करके उनसे खसूसी इजाज़तनामा हासिल करूंगा और फिर इस अजीज़ खान को बताऊंगा कि सेंट्रल इंटेलिजेंस के पास क्या इख्तियारात हैं और सर रहमान की क्या हैसियत है, और इस औरत को इसकी कोठी से बरामद करके उससे फ़ाइल भी हासिल करूंगा। सुपर फयाज शुरू में तो हकला बोलता रहा, लेकिन फिर उसकी ज़बान पूरी रवानगी से चल पड़ी। इमरान के साथ रह कर वो इतनी बात तो सीख गया था कि किसी की कमज़ोरी को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और फिर इस वक्त तो मसला उसकी मौत और ज़िंदगी का था। अगर सर रहमान मुतमिन ना होते तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे मौत से ना बचा सकती थी। यही वजह थी कि लाशऊरी तौर पर उसकी ज़बान पूरे एतमाद से चलती रही और साथ साथ उसने सर रहमान को नफ्सियाती तौर पर भी उकसा दिया। अगर आम हालात होते तो शायद फयाज 2 के बाद तीसरा फिक्रा भी ना बोल सकता था। इस अजीज खान की ये जरूरत कि वो किसी मुजरम को भी बना दे और फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस के इख्तियारात को भी चैलेंज करे। तुमने उससे गोली मार देनी थी। सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पेशे में ऐसा हो जाता है कि हम मुजरमों के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन वो उल्ट हो जाता है और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन मुझे तुम्हारी रिपोर्ट सुनकर खुशी हुई है कि तुमने बहरहाल काम तो किया। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम फौरन इस अजीज खान की कोठी में जाओ और इस औरत को गिरफ्तार करके उससे फाइल बुलवाओ और पूरी तंजीम को गिरफ्तार कर लो। अगर अजीज खान मज़ाहमत करे तो उसे भी गिरफ्तार कर लेना। मुल्क की मफादात के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। सर रहमान ने इंतहाई खुशी ले लेचे में कहा, यस सर, ठीक है सर, आप बेफिक्र हैं सर, मैं फाइल भी हासिल करूंगा और मुजरिमों को भी गिरफ्तार करूंगा। फयाज ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल में उमड़ने वाली बेपनाह मुसरत को कंट्रोल करते हुए कहा, ओके, मैं 1 हफ्ते बाद वापस आऊंगा। तुमने इस दौरान तमाम कार्रवाई मुकम्मल करनी है। अगर तुमने कोताही की तो मैं अपने हाथ से तुम्हें गोली मार दूंगा। और सुनो, मैं हेडक्वार्टर ऑर्डर कर देता हूं। मेरी वापसी तक मेरे इख्तियारात भी तुम ही इस्तेमाल करोगे, लेकिन मैं कामयाबी चाहता हूं, कामयाबी। सुना तुमने? सर रहमान तेज लहजे में कहा, यस सर, आप बेफिक्र हैं सर। फयाज ने बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा, लेकिन दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो चुका था और फयाज रिसीवर रखकर बेख्तियार कमरे में नाचने लग गया। उसके सर से ना सिर्फ सारा इल्जाम उतर गया था, बल्कि वो अब मुकम्मल बाख्तियार भी बन गया था। वो ना सिर्फ खुद बल्कि इसका रवा रवा मुस्तर्रत से नाच रहा था। ये क्या हो रहा है? अचानक दरवाजे से उसकी बीवी की आवाज सुनाई दी
और वो चुप कर रुक गया। सलमा, मैं बच गया। ओहो, तुम तो वाकई रहमत का फरिश्ता। ओह सॉरी, फरिश्ता तो मुज़क्कर होता है, फरिश्ती। मगर तुम फरिश्ती तो सुना ही नहीं। फयाज बात करते करते बुखला कर खामोश हो गया और सलमा उसकी इस हालत पर बेख्तियार हंस पड़ी। फरिश्ते की मोनस नहीं होती, तुम आगे बात करो। आखिर ये रक्स किस खुशी में हो रहा है? दफ्तर में तो तुम खुदकुशी करने वाले थे। सलमा ने हंसते हुए कहा, वही तो बता रहा था कि अगर तुम इस वक्त मौके पर ना आ जाती तो मैं खुदकुशी कर चुका होता, लेकिन तुम रहमत की हूर। हाँ ये ठीक है, तुम वैसे भी हूर से कम नहीं हो, आ गई और वो मैं खुदकुशी से बच गया। अभी सर रहमान का फोन आया, मैंने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने बजाय नाराज होने की मुझे शाबाश दी और अपने इख्तियारात भी मुझे सौंप दिए हैं। है ना खुशी की बात? फयाज ने मुसर्रत से भरपूर लहजे में कहा, तुम पर भी इमरान भाई का रंग चढ़ता जा रहा है। वो भी इसी तरह दूसरों की तारीफ शुरू कर देते हैं, लेकिन सर रहमान तो इन मामलात में बेहद सख्त वाक़या हुए। उन्होंने कैसे शाबाश दी? क्या इमरान भाई ने फाइल तलाश करके तुम्हें दे दी है? सलमा ने कदरे शर्माते हुए कहा। शायद फयाज के उसे हूर कहने का ये रद्द-ए-अमल था। उसने क्या देनी है, उससे तो मैं अब निपटूंगा। उसने तो मुझे थप्पड़ भी मारा है, मेरे ही दफ्तर में मुझे। अगर मुझे तुम्हारा ख्याल ना होता कि तुम उसे भाई कहती तो मैं इस थप्पड़ के जवाब में उसे गोली मार देता, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने उसकी जान बख्श दी है और बस उसे दफ्तर से धक्के देकर निकाल दिया। मैंने इसके हाथों में हथकड़ियां ना डाल दी तो मेरा नाम भी फयाज नहीं। अब तो मुझे सर रहमान से भी पूछने की जरूरत नहीं, अब तो सब इख्तियारात मेरे पास हैं। अब देखूंगा मैं उसे। फयाज ने गुस्से ले लेजे में कहा। थप्पड़ याद आते ही उसकी मुसर्रत गुस्से पे बदल गई। इमरान भाई ने थप्पड़ मारा और आपको? नहीं, मैं ये नहीं मान सकती, वो तो बेहद खलीक आदमी है। सलमा ने हैरान होते हुए कहा। नहीं मानती तो तुम भी उसके साथ ही जहन्नम में जाओ। मुझे मालूम है तुम भी उसके साथ मिली हुई हो। तुम दोनों बहन भाई एक जैसे ही हो। अपने शोहर की बात नहीं मानती और इस भाई की तारीफ कर रही हो। नॉनसेंस। फयाज को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और जिसे वो चंद लम्हे पहले रहमत का फरिश्ता और हूर कह रहा था, अब गुस्सा आते ही उसे जहन्नम में जाने का कहना शुरू कर दिया। सलमा उसकी फितरत जानती थी कि अब अगर उसने मजीद कोई बात की तो उसका गुस्सा और तेज होता जाएगा, इसलिए वो खामोशी से मोड़ी और कमरे से बाहर चलेगी। उसकी तारीफ कर रही है, उस शैतान की। फयाज ने उसी तरह गुस्सीले अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर मुड़कर उसने वार्डरोब खोली और उसके अंदर मौजूद इस्त्री शुदा अपनी यूनिफॉर्म निकाली। दोबारा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अब उस सर रहमान की तरफ से इख्तियारात मिलने के बाद उसने यूनिफॉर्म में अजीज खान के पास जाने का फैसला किया था। सर रहमान को तो उसने लाशऊरी तौर पर इसलिए अजीज खान और उस अरब पति बेवा की बात कर दी थी कि सर रहमान यही समझे कि वो वाकई भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन अब वो कहने के बाद एक बार तो उसका वहां जाना जरूरी था, इसलिए उसने यूनिफॉर्म पहनने का फैसला किया। और फिर जब वो बाथरूम से बाहर आया तो उसके जिस्म पर फुल यूनिफॉर्म थी। अब वो पहले से भी ज्यादा अकड़ कर चलता हुआ पोर्च की तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर बाद उसकी जीप कोठी से निकलकर तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई अजीज खान की कोठी की तरफ बढ़ने लगी। उस बार जब वो कोठी में पहुंचा तो वो कार गायब थी। उसने जीप रोकी और फिर उछलकर नीचे उतरा। पहले की तरह अभी वो बरामदे तक पहुंचा ही था कि वही मुलाजिम दोबारा नमदार हो गया। इस बार फयाज की बदली हुई हालत और यूनिफॉर्म देखकर वो चौंक पड़ा। जी साहब, मुलाजिम का लहजा पहले से कहीं ज्यादा मौदबाना था। ये कार जो पहले खड़ी थी वो कहाँ गई? और वो तुम्हारी मदाम अभी अंदर है? फयाज ने तेज लहजे में कहा। वो तो मदाम की कार थी जनाब, वो वापस चली गई हैं। अलबत्ता साहब अंदर हैं, मैं आपकी आमद की इतला दूं या नहीं? मुलाजिम ने मौदबाना लहजे में कहा। हाँ, उन्हें कहो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट फयाज आया है। फयाज ने बड़े नखवत भरे लहजे में कहा। ठीक है साहब, इधर ड्राइंग रूम में तशरीफ़ रखिए, मैं उन्हें इतला देता हूँ, मुलाजिम ने कहा। और फिर उसकी रहनुमाई में फयाज बरामदे की साइड में मौजूद ड्राइंग रूम में पहुँच गया। मुलाजिम जा चुका था। फयाज को वहाँ बैठे अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अंदरूनी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर 3 पीस सूट था, आंखों पर इंतहाई नफीस फ्रेम का चश्मा था। उसे देखते ही फयाज की आंखों में यखलक चमक उभर आई। उसने उसे एक गेम क्लब में देखा था। वो बड़े जोर शोर से जुआ खेलने में मसरूफ़ था और फयाज के पूछने पर गेम क्लब के मुलाजिम ने सिर्फ इतना बताया था कि वो बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं और सरकारी अफसर का नाम सुनकर फयाज ने दिलचस्पी छोड़ दी थी। मेरा नाम अजीज खान है, फरमाइए कैसे तकलीफ की आपने? अजीज खान ने स्पॉट लहजे में फयाज से मुखातिब होकर कहा। मुझे फयाज कहते हैं और मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस में सुपरिटेंडेंट हूँ। फयाज ने भी बड़े अकड़े हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। तशरीफ रखिए और मेरे यहाँ अपनी आमद का मकसद बताएं। अजीज खान ने बड़े दुरुस्त लहजे में कहा और ख़ुद एक सोफे पर बैठ गया।
उसका बात करने का अंदाज ऐसा था कि फयाज के तन बदन में आग सुलग उठी। लेकिन चूंकि मसला बहरहाल एक आला ऑफिसर का था, इसलिए उसने बमुश्किल अपने आप पर कंट्रोल किया। आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं? फयाज ने सोफा पर बैठते हुए ऐसे लहजे में कहा जैसे मुल्क से बाहर जाना कोई संगीन तरीन जुर्म हो। हाँ, क्यों? आपका मतलब? अजीज खान फयाज की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा था। मतलब है तो आया हूं। आप जैसे आला ऑफिसर का इस तरह अचानक मुल्क से जाना मशकूक भी हो सकता है, समझे आप? और ये भी सुन लीजिए कि मेरा ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है। गो मैं पोस्ट के लिहाज से सुपरिटेंडेंट हूं, लेकिन इस वक्त डायरेक्टर जनरल के इख्तियारात हैं मेरे पास, और मैं आपको हथकड़ी भी लगा सकता हूं। फयाज से गुस्से पर कंट्रोल होना मुश्किल हो रहा था। अजीज खान के होंठ बीच गए और आंखें सुकड़ सी गईं। ऑफिसर प्लीज आप कंट्रोल में रहकर बात करें। मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूं, कोई चपरासी नहीं हूं। मुझे मालूम है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस के क्या इख्तियारात हैं। पहले मुझे बताइए कि मेरा मुल्क से बाहर जाना क्यों मशकूक हो गया है। मैंने डिपार्टमेंट से 6 माह की रुख्सत ली हुई है और मुल्क से बाहर जाने का बाकायदा इजाज़तनामा भी मेरे पास मौजूद है। अजीज खान ने स्पॉट लेजे में कहा। लेकिन बहरहाल फयाज की धमकी काम दिखा चुकी थी, क्योंकि पहले की निस्बत अब उसका लहजा कदरे नरम था। और अजीज खान की बात सुनकर फयाज की आंखों में मजीद चमक उभर आई, क्योंकि पहले वो यही समझा था कि अजीज खान सरकारी दौर पर जा रहा है और उसने बस बात चलाने की गर्ज से इसके बाहर जाने को मशकूक करार दे दिया था। लेकिन अब जबकि अजीज खान रुखसत पर था और निजी तौर पर बाहर जा रहा था, तो वो और ज्यादा शेर हो गया था। आप अकेले जा रहे हैं या आपके साथ वो अरबपति क्रीमियन बेवा खातून भी जा रही हैं? फयाज ने कहा और अजीज खान इसकी बात सुनकर बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, हैरत है, आपको इन सारी बातों का कैसे इल्म हुआ? अजीज खान के लहजे में वाकई बेपनाह हैरत थी। आप इंटेलिजेंस को क्या निकम्मों का महकमा समझते हैं? फयाज ने मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया लहजे में कहा। तो अजीज खान बेख्तियार सर हिलाने लगा। ओह हाँ, वाकई मुझे ख्याल ना आ रहा था कि आपका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। बहरहाल मदाम फ्राउ मेरी दोस्त है और आपको ये बता दूं कि अगर आपको इल्म ना हो कि मैं और मदाम फ्राउ ने शादी का फैसला कर लिया है और मैंने इसके लिए भी महकमे से इजाज़तनामा ले लिया है, क्योंकि गैर मुल्की खातून से शादी के लिए आला अफसरों को बाकायदा इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है। ये शादी क्रीमा में होगी। मैंने रुखसत भी इसी वजह से ली है। मैं ये 6 माह मदाम फ्राउ के साथ क्रीमा में गुजारूंगा और फिर मदाम समेत वापस आ जाऊंगा। हमारा प्रोग्राम यही था कि हम आज रात इकट्ठे ही क्रीमा फ्लाई कर जाएंगे। बस मदाम फ्राउ को यहाँ कोई काम था, इसलिए वो फ़िलहाल रुक गई हैं और मैं अकेला वहाँ जा रहा हूँ। मदाम बाद में आएंगी ताकि मैं वहाँ उनसे पहले जाकर उनके कारोबारी मामलात को अच्छी तरह समझ लूँ, क्योंकि बहरहाल शादी के बाद मैंने ही इनके वसी और इस जायदाद को संभालना है। अजीज़ खान ने तफसील बताते हुए कहा। उसने शायद ये सारी तफसील इसलिए बताई थी कि कहीं इंटेलिजेंस वाले मदाम फ्राउ से शादी की वजह से मशकूक ना हो गई हो। अच्छा तरीका है दौलत हासिल करने का। बहरहाल ये आपका ज़ाती फेल है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप सिर्फ इतनी तफसील बता देंगे आप किस फ्लाइट से जा रहे हैं और एक्रीमा में आपका पता क्या होगा। फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। फयाज के दौलत हासिल करने वाले रिमार्क पर अजीज खान का चेहरा एक बार तो गुस्से में तिमतिमा उठा, मगर वो अपने आप को कंट्रोल कर गया। उसने मतलूबा मालूमात फयाज को बता दी। ओके, ताउन का शुक्रिया। फयाज ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा और बगैर मुसाफा किए वो तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया।